Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester and subject marketing management, and topic is marketing environment. In last lecture, we will discuss the features of what is marketing management, what are the marketing environment and features of marketing environment. In this lecture, we have to discuss the types of marketing environment. So it is very important topic. You just uh, watch this video and understood that what are the types of marketing environment. So marketing environment basically divided in two parts: micro environment and macro environment. Micro means small. This is micro environment. A types of marketing environment, it is divided in two parts: micro environment and macro environment. So first we will discuss the micro environment. So what is micro environment? In micro environment, it includes the supplier, because the organization is totally depends upon the supplier. Supplier means raw material supplied to the organization, and organization make the final product. If the suppliers is not uh, provide the supply as per the needs and requirements and as per the specific time, the organization suffer too. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल का सप्लाई अगर टाइम पे नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उतने कम समय में प्रोडक्ट नहीं बना सकता. तो सप्लायर इज इम्पोर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड वन इज द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. Marketing intermediaries means the middleman includes to sell the product. प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट सोल्ड करने के बाद वो डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंचता है. होलसेलर इज़ देयर, रिटेलर इज़ देयर, कई बार जो है एजेंट्स होते हैं. तो उनको क्या कहा गया है? इंटरमीडियरीज. अगर आपका प्रोडक्ट पूरा बन गया लेकिन उसके इंटरमीडियरीज ही अवेलेबल नहीं है, या जो भी इंटरमीडियरीज अवेलेबल वो इफ़िशियंट नहीं है. एक तो अवेलेबल नहीं है, या है तो अगर इफ़िशियंट नहीं है तो आपका प्रोडक्ट समय पर बनने के बावजूद भी उसकी समय पर मार्केट में डिलीवरी नहीं हो पाएंगी और आपके प्रोडक्ट को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितने की आप अपेक्षा करते हैं. तो ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. थर्ड वन इज द कस्टमर. कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट है. अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्ट बनाता है तो वो कस्टमर को ध्यान में रख के ही बनाता है. तो कस्टमर भी इम्पोर्टेंट है. जो भी प्रोडक्ट बनता है वो समय पर कस्टमर के पास पहुँचे और कस्टमर को उसका एक सेटिस्फेक्शन मिले, ये भी इम्पोर्टेंट है. और कस्टमर के टेस्ट और फैशन जो है वो कंटिन्यूस जो है वो चेंज होती रहती है. ऑर्गेनाइजेशन को इसका स्टडी करना पड़ता है और वो स्टडी करने के बाद वो एक कन्फ्यूजन निकाल सकते हैं कि कस्टमर की टेस्ट किस प्रकार से चेंज हो रही है. उस प्रकार का प्रोडक्ट, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर के लाइक्स क्या है, कस्टमर की डिसलाइक्स क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, व्हाट क्वालिटी दे रिक्वायर, व्हाट प्राइस दे रिक्वायर, ये सब स्टडी करने के बाद में प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास में पहुंचना चाहिए. उसके बाद में कंपटीटर्स. देयर आर नंबर्स ऑफ कंपटीटर्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए कई सारे कंपटीटर्स मार्केट में होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन को उन मार्केटर्स का भी स्टडी करना पड़ता है. व्हाट आर द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट. और वो सब स्टडी करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना पड़ता है. अगर आपने कंपटीटर्स की स्टडी नहीं किया कि अपने प्रोडक्ट के लिए कितने कंपटीटर्स है, किस प्रकार की कंपटीशन है, तो अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सक्सेस नहीं होता. तो माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने क्या क्या देखा? सप्लायर्स देखे, जो सप्लाई रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो रेगुलर होना चाहिए. उसके बाद में मार्केट इंटरमीडियरीज, जो मिडलमैन रहते हैं वो मिडलमैन रहने चाहिए, मिडलमैन की चेन रहनी चाहिए. और खाली रह के फ़ायदा नहीं, तो वो चेन इफिशियंट होनी चाहिए. उसके बाद में कस्टमर, मतलब कस्टमर का डीप स्टडी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है. और उसके बाद में कॉम्पिटिटर्स, कि अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, ये सभी हमको मालूम चाहिए. तभी हम मार्केट में अच्छी तरह से उतर सकते हैं. तो ये क्या में आया? ये आया माइक्रो एनवायरनमेंट में.
बी देखना है हमको मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मीन्स बड़ा, तो मैक्रो एनवायरनमेंट भी जो है वो बिजनेस पर इम्पैक्ट करता है। तो उसमें अलग अलग टाइप देखना है हमको। पहला है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट लिखा नहीं, यहाँ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? एज। अब एज मीन्स एज ऑफ द कस्टमर। आपका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार की एज ग्रुप के लिए फायदेमंद है। एज, जेंडर, उसके बाद में एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम। ये किसकी बात हो रही है? ये कस्टमर की बात हो रही है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में ये सभी का स्टडी किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जिनको बेचा जा रहा है उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि कुछ मेल के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कुछ फीमेल के लिए होते हैं, इसलिए जेंडर, हमारा प्रोडक्ट किसको सूट हो रहा है ये देखना जरूरी है। उनका एजुकेशन लेवल क्या है। हमारा प्रोडक्ट अगर फार्मर के लिए है तो फार्मर लोगों का एजुकेशन कम होता है, तो उस प्रकार से हमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इसलिए ये सभी देखना जरूरी है कि कस्टमर का एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कस्टमर क्या करता है। यानी अपना प्रोडक्ट अगर ऐसा है कि जो स्टूडेंट को बेचा जाता है तो हमारी स्ट्रेटेजीज उस प्रकार से रहेंगी। या फिर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि क्लास वन ऑफिसर या उस रैंकिंग के लिए या हायर इनकम ग्रुप के लिए अगर है तो उस प्रकार से हम हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी। इसलिए ऑक्यूपेशन और इनकम, ऑक्यूपेशन अलग है, इनकम अलग है। कस्टमर का इनकम कितना ये भी हमको देखना है। ये सब का स्टडी इसलिए करना है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च कर सके। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहे वो ये स्टडी किए बगैर मार्केट में उतरता नहीं। तो डेमोग्राफिक स्टडी जो है वो इम्पोर्टेंट है। डेमोग्राफिक स्टडी पर से अपने को ये अंदाज़ा आ जाता है, हम इसका पता कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर का एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका एजुकेशन कितना हुआ है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है। ये सब स्टडी इसलिए करना है कि हमारा प्रोडक्ट फेल्यूर ना हो। इस पर से हम अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इस पर से हम अपनी सेलिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इस पर से हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। सभी स्ट्रेटेजी जो है वो इस पर डिपेंड है। तो ये क्या है, इसमें आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सेकंड वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमको ये देखना है कि हमारे जो कस्टमर है उनका इनकम लेवल क्या है, उनका सेविंग्स कितना है, उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ किस प्रकार से है। यानी अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है यानी 25 प्लस के लिए है तो 25 प्लस यानी मैक्सिमम सभी वर्किंग वाले होंगे, यानी उनका इनकम लेवल जो है वो पहले से हाई होगा। तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस अगर हाई रखी तो भी कस्टमर जो है वो ले सकते हैं। तो इसलिए ये एनवायरनमेंट की स्टडी जरूरी है। अपना अपना प्रोडक्ट अगर इस प्रकार का है कि अबव 50 लोग जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, उनका नेचुरली जो है वो इनकम लेवल कम रहेगा, तो आपको आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी जो है उस प्रकार से रखनी पड़ेंगी। यानी ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि मार्केट में अगर हमको सक्सेस होना है तो ये सब स्टडी उसके लिए ज़रूरी है। मार्केट एनवायरनमेंट का स्टडी जो है वो ज़रूरी है, उसके बगैर हम मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या देखा हमने? कस्टमर का इनकम, उसके बाद में उसकी सेविंग, क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या है? क्रेडिट फैसिलिटीज़ ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती है क्या। हमारा प्रोडक्ट अगर थोड़ा महंगा है, 15-20 हज़ार का है, 25 हज़ार का है, 30 हज़ार का है या 40 हज़ार का है, तो ऐसे केस में कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमको ये देखना है कि जो कस्टमर हमारे पास, हमारे जो कस्टमर है प्रोडक्ट महंगा होने की वजह से इनके पास में क्रेडिट फैसिलिटीज़ है कि नहीं। अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ है तो हम थोड़ी प्राइस बढ़ा सकते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़ रहने की वजह से कस्टमर प्राइस बढ़ी तो भी लेंगा। तो इसके लिए ये सब स्टडी जो है वो काम में आती है। उसके बाद जो है उसके बाद आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है? रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। कई बार जो है नेचुरल एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि एक आधे प्रोडक्ट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज होने के लिए ऑटोमेटिकली उसका एक एडवांटेज उसको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हिल स्टेशन अगर देखेंगे तो वहाँ के जो होटल्स है, तो वहाँ के होटल्स जो है उसकी प्राइस ज़्यादा रही तो भी कस्टमर उसको पे करने के लिए आगे पीछे देखेंगे नहीं। उसका रीज़न ये है कि वो एक नेचुरल जो है उनको बेनिफिट है, क्योंकि उस प्रकार का क्लाइमेट, उस प्रकार की फैसिलिटीज़ दूसरे कहीं पर भी नहीं है। उनको एक नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड जिसको बोलेंगे, नेचर ने उनको वो जो फैसिलिटीज़ है वो दी है। इसलिए
बाकी इससे अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ प्राइसेस जो है होटल्स की और बाकी सर्विसेज की ज़्यादा रहेंगी, और ज़्यादा रहने के बावजूद भी कस्टमर वो प्राइसेस देंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ नेचुरल एडवांटेज वो पर्टिकुलर चीज़ को मिला है। तो ये हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट यानी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा रहने की वजह से वहाँ एक एडवांटेज है। उसके बाद में सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, हर एक कंट्री का एक सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट होता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो इंडिया में मार्केटिंग करना है, क्योंकि इंडिया में अगर बाहर की कंट्री को अगर इंडिया में एंट्री करना है तो इंडिया का स्टडी करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, देर आर डिफरेंट फैशन इन डिफरेंट स्टेट्स, and there are not only the different languages but there is a dialect of languages. Dialect of languages means यहाँ languages तो है ही, हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, लेकिन जो स्टेट दो स्टेट की जो बाउंड्री है वो दोनों स्टेट की दो लैंग्वेज मिलके एक तीसरी लैंग्वेज तैयार हो गई है, इसको बोला है डायलेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मार्केटिंग दी प्रोडक्ट इन इंडिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर इंडिया को दूसरे कंट्री में मार्केटिंग करना है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्री को इंडिया में अगर मार्केटिंग करना है, यहाँ अगर प्रोडक्ट बेचना है, तो यहाँ का जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसका स्टडी करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंडिया पहले ही बड़ा है और देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। खाना पीना भी सब जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, तो इसका स्टडी करना बाहर की कंट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसमें क्या आता है, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट में इस सोसाइटीज वैल्यू, एटीट्यूड, परसेप्शंस एंड बिहेवियर, यानी लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों का एटीट्यूड कैसा है, लोगों की पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, इसका स्टडी जो है वो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है। हर कंट्री, हर प्रोडक्ट जो है इस प्रकार की स्टडी करता है। बिना स्टडी के कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंट्री में या विद इन दी कंट्री भी अगर प्रोडक्ट सोल्व करना है तो इसके बगैर, ये स्टडी के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। और इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, मतलब बाहर के कंट्री को अगर इंडिया में आना है या इंडिया को बाहर अगर प्रोडक्ट बेचना है तो भी ये स्टडी करनी ही पड़ती है। अब आगे जो है, आगे कौन सा है, नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये देखना है कि पर्टिकुलर जो कंट्री में हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कंट्री की टेक्नोलॉजी किस प्रकार से है, वहाँ कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर आज के डेट में हमको अगर यूएस में मार्केटिंग करना है, यूएस में प्रोडक्ट बेचना है और कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो ऐसे ही हम वहाँ पे चले नहीं जाएंगे और प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। हमको पहले वहाँ की टेक्नोलॉजी का स्टडी करना पड़ेगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है वो देखना पड़ेगा, और उसी टाइप की टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हमको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हर कंट्री का, कई जो कंट्री है वो उनका जो है इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर उस कंट्री में हमको अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। यानी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का स्टडी करना है, और उसके बाद जो है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट का स्टडी करना है। अब पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट का स्टडी क्यों करना है, अगर इंटरनेशनल की मार्केट की बात अगर करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट अगर दूसरे कंट्री में जा रहा है, दूसरे कंट्री में अगर प्रोडक्ट बेचना है, वो सब फॉर्मेलिटीज़ अगर कंप्लीट करना है, सबसे पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो स्टेबल है कि नहीं है। वैसे ही हमारे कंट्री में अगर दूसरी कंपनी आती है प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तो वो भी देखती है कि हमारे कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस प्रकार का आ गया है। अनस्टेबल अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है तो कोई भी दूसरा कंट्री इन्वेस्ट करने के लिए देखेगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाने के बाद सब रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। कई बार जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फेवर रहता है इन द सेंस फेवरेबल रहता है, या फेवर रहता है किसको बोलेंगे, क्योंकि टैक्सेस कम रहते हैं। लेकिन कई बार जो है अनफेवरेबल रहता है, टैक्सेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका हमें स्टडी करना पड़ता है कि वो पॉलिटिकल, जिस कंट्री में प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हैं या मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमको सपोर्टिव है कि नहीं है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन देखता है, उसके बगैर एंट्री करता नहीं।
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ लीगल एनवायरनमेंट है। अब लीगल एनवायरनमेंट मीन्स हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज़ अलग होती है। जैसे इंडिया में अगर कौन से कंट्री को अगर प्रोडक्ट बेचना है तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल परमिशंस आपको निकालना है। अगर कोई एडिबल प्रोडक्ट है, खाने वाला प्रोडक्ट है, तो उस पर वेजिटेबल जो है 100% वेजिटेरियन का रिमार्क होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो प्रोडक्ट इंडिया में बेचा नहीं जाएगा, अगर खाने वाला प्रोडक्ट है तो ऐसे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रोडक्ट पर। वो प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, वो कितने ग्राम का है, ये सब लिखा हुआ रहना चाहिए, ये लॉ है। वैसे ही हम अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ प्रोडक्ट हमको बेचना है तो वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले हमको देखने पड़ेंगे, उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसी प्रकार का पैकिंग, उसी प्रकार की क्वालिटी, उसी प्रकार का स्टैंडर्ड हमको रखना पड़ेगा, तो ही हम वहाँ पर सक्सेस हो सकेंगे। तो ये लास्ट पॉइंट पे क्या है कि पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमको देखना है और लीगल एनवायरनमेंट भी हमको देखना है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट में इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।